आज मैं आपके लिए जेएसएससी सीजीएल के एक सेट लाया हूं जो कि 10 प्रश्नों का एक संग्रह है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1 करोड़ में 8 के भाव से खरीदा हुआ बाइक किस भाव से बेचा जाए कि 300% का लाभ हो। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 करोड़ में 8 के भाव से खरीदा हुआ। ठीक है, यानी कि आपका क्रयमूल्य क्या हो गया, आपका क्रयमूल्य क्या हो गया 1 करोड़ में 8 का, यानी कि 1 करोड़ को अगर आप 4 हिस्सा करते हैं तो प्रत्येक को कितना प्राप्त होगा 25 लाख, और अगर 25 लाख को भी आप 2 हिस्सा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 12,50,000। ठीक है, यानी कि एक बाइक का मूल्य कितना हो गया 12,50,000। तो देखिए 12,50,000 बराबर कितना मैंने लिख दिया 100%। ठीक है, क्यों लिख दिया, क्योंकि एक बाइक का मूल्य कितना है 12,50,000। ठीक है, और एक बाइक का जो क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य को ही हम लोग मानते हैं कितना 100%। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि आपको 300% का लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है 300% का। तो 300% का अगर आप लाभ कमाइएगा तो आपको टोटल कितना प्राप्त होगा 400%। क्यों, क्योंकि 300% तो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 300% तो आपका प्रॉफिट हो गया और 100% आपका क्या था क्रयमूल्य था, यानी कि टोटल आपको कितना प्राप्त होगा 400% प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 100 में 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जा रहा है 400%। ठीक है, तो 12,50,000 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125 दूना 250 और 250 दूना 500। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया 500 और इधर कितना 4 जीरो, तो इधर भी आप 4 जीरो लगा दीजिए। देखिए कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी कि 50 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि आप 50 लाख रुपया में एक बाइक बेचिएगा तो फिर आपको 400% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो 50 लाख में अगर आप एक बाइक बेच रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ में कितना बेच रहे हैं, देखिए आपका क्या था 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितना बेच रहे हैं 2 बाइक बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, यदि उसे 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 9। आपको इस प्रकार के प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स में मिलते होंगे। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितना प्राप्त हो रहा है उसको आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, उसको आप भाग दीजिए किससे, यदि उसे 13 से भाग दें तो, यानी कि जितना से भाग देने के लिए कहा जाए आप उससे डिवाइड कीजिए जितना आपका पहले का शेषफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो आपका आंसर, जो आपका भागफल आएगा, सॉरी जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, कितना हो जा रहा है 4, यानी कि ये 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे क्या है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 50 यानी 50, ऑप्शन नंबर डी 56। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। अगर आपके प्रश्न में कभी भी दिया रहे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है,
आपको उस क्वेश्चन में एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या संख्या है, 4, 6, 8, 12 और 16। सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने का ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें, 16 है। ठीक है, 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 एक का 16, 12 का पहाड़ा में 16 नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। 16 दूना 32, 12 का पहाड़ा में 32 नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। 16 तिया 48। अब देखिए 48 जो है वो सभी के पहाड़ा में आ जा रहा है, 12 चौके 48, 6 अठे 48, 8 छक 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, यानी कि 48 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, 48 हो गया एलसीएम। अब कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। तो जो 48 है वो तो सभी का पहाड़ा में आ रहा है, यानी कि वो सभी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें 2 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, क्योंकि 2 आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा में रखना है, एक्स्ट्रा उसमें आना चाहिए, शेष आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 50 ही वो संख्या है जिससे हम सभी संख्याओं से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा मेरा, अंत में 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 256 का पावर 0.16 गुना 256 का पावर 0.09 का मान क्या है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 256.25, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 256 का पावर दिया है 0.16। ठीक है, और 256 का पावर है 0.09। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है उसको हम हटाते हैं और उसको भिन्न मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हो जाएगा 16/100, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 संख्या है। ठीक है, तो 16/100 गुना यहां पे भी हो जाएगा 256 का पावर 9/100। ठीक है, अब देखिए नीचे का आपका जो बेस सेम रहता है। ठीक है, तो घातांक और करने में ऐसे तो बहुत सारे रूल हैं, एक रूल यह भी है कि नीचे का अगर बेस जो है वो सेम रहेगा तो इसके जो घात जो है, जो इसके पावर है वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा यानी कि गुना का चिन्ह रहेगा तो आइए जोड़ देते हैं। देखिए 256 का पावर क्या हो गया, 16/100 प्लस 9/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 256, 100 आपका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 16 और 9 25। ठीक है, 25 एका 25, 25 चौके 100। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया, 1/4। तो अगर आपका 1/4 आ गया तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट में यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 256। ठीक है, यानी कि आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको कि 4 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 256 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि 256 किसका वर्ग है, यानी किसका स्क्वायर है। तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 को और 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 4 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 गुना 16 यानी कि हो जाएगा आपका 256। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। यानी कि यहाँ पे देखिए बाहर में अंडर रूट में 4 है और अंदर में कितना है, 256 है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी 4 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 256। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या
क्या होगी। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए, अगर क्रमागत बोल रहा हो, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो क्या कर रहा है, चार क्रमागत सम संख्या, देखिए सम संख्या रहे या फिर विषम संख्या रहे, सब x+2 के रेशियो में आगे बढ़ेंगी। तो देखिए x में अगर हम 2 जोड़ देंगे कितना हो गया, x+2, x+2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, x+4, x+4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो x+6। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए, चार क्रमागत सम संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 15 है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात है कि औसत जो होता है वो अगर क्रमागत अगर लगातार चल रही है तो वो संख्याओं का बीच का संख्या होता है औसत। यानी कि देखिए ये 1 और 4, 2 और 3, बीच में क्या पड़ गया, बीच में यहां पे कोई एक संख्या होगा। ठीक है, तो यही संख्या क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। यानी कि ये यहां पे हम बैठा देते हैं 15। ठीक है, अब देखिए ये संख्या और ये संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये दोनों का बीच अगर आके बैठ गया 15, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना, 1, और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 1। ठीक है, तो ये अगर है 15 तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना, 18, ये 15 तो ये कितना, एक कम हो जाएगा 14, और ये इससे 2 कम यानी कि 12। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 20:9, ऑप्शन नंबर बी 9:20, ऑप्शन नंबर सी 29:11 और ऑप्शन नंबर डी 11:29। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर, अगर पहली संख्या को हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो उनका योग मान लीजिए कितना है, x+y हो जाएगा। अगर दो संख्या में x और y मान के चल रहे हैं तो x+y का कितना हो जाएगा, 45%। ठीक है, प्रतिशत को हम ऐसे लिख सकते हैं 45%। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा इसके साथ 45। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - y 100 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 100 जाके इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+y 45। ठीक है, अब देखिए x - y बट्टा x+y, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, 45/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम को प्राप्त क्या हो रहा है कि x - y कितना है 45 और x+y कितना है 100। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में दोनों का अंतर यानी कितना हो जा रहा है 45, यानी कि क्या बोल रहा है, छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या हम क्या ले लेंगे, 100 - 45, 100 - 45 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 100 - 45 55, और फिर 100 + 45 कितना 145। ठीक है, आपका देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, यानी कि सबसे पहले हम 145 को लिखेंगे और उसके बाद 55 को लिखेंगे। ठीक है, तो 145/55। अब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 दूना 10, 5 9 45, 5 घर है 55, यानी कि आंसर कितना आ गया 29:11। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लीजिए बी की आय ए की आय से 1% कम है,
x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9.1/11%, ऑप्शन नंबर बी 10.1/11%, ऑप्शन नंबर सी 11% और ऑप्शन नंबर डी 10%। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं। देखिए ए की आय कहा जा रहा है बी से 10% अधिक है, तो ऐसे में जिससे कहा जाए हम उसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। यानी कि बी कितना हो गया 100%, तो ए कितना हो जाएगा, इससे 10% अधिक है यानी कि 110%। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप जिससे कहा जाए उसको सबसे पहले 100 मान लीजिए, तो आपको जो परसेंट है उसको ऊपर नीचे करने में आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए बी है 100% और ए कितना 110%। अब कहा जा रहा है कि मान लीजिए बी की आय ए की आय से 1% कम है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी जो है वो ए से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, तो 10 कम है कितना से, 110 से। ठीक है, कुछ छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं कि कितना प्रतिशत वो अधिक है उतना ही प्रतिशत उससे कम, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 10% मार के उसको सोल्व कर देंगे, वैसा नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि 10 कम है कितना से, 110 से। ठीक है, कितना से कहा जा रहा है, तो 110 से, तो यहाँ पे देखिए 10/110 गुना, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 0 से 0 कटा, यहाँ कितना हो गया 100/11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, ए। ठीक है, 11×99 और 100/11। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर 100/11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 5% और ऑप्शन नंबर डी 16.2/3%। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 25 कुर्सियों का लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं 25 क्रय मूल्य बराबर क्या कहा जा रहा है, 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो 30 विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने बराबर का चिन्ह दिया बीच में। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर उस साइड है उसको खींच लेते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा बट्टा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 तो ऊपर में ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, 25 जो कि बराबर के उस साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो कितना हो गया, क्रय मूल्य के हिस्से में आया 30 और विक्रय मूल्य के हिस्से में आया 25। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे भी हमें हानि होगी, और कितना हानि होगी, तो 5 हानि होगी। कितना देखिए 30 - 25 यानी कि 5 हानि होगी। अब देखिए क्रय मूल्य हो या फिर विक्रय मूल्य हो, डील किस में होता है, तो सॉरी लाभ हो या फिर हानि हो, डील किस में होता है, क्रय मूल्य में होता है। ठीक है, लाभ हो या फिर हानि हो, डील किस में होता है, क्रय मूल्य में होता है। तो इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, हानि कितना हुआ 5, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 30 है। ठीक है, 5 6 30 और ये कितना हो गया 100/6, यानी कि 2 3 6 2 50, यानी कि हो गया 50/3% हानि। ठीक है, आपका ऑप्शन में देखिए कौन है, देखिए 16 3 48 और 2 50, यानी कि 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16.2/3%। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए
तो यह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। और आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1056 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 1112 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 1182 रुपया और ऑप्शन नंबर डी 992 रुपया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपया हो जा रही है। तो इतना रुपया हो जा रही है, कहने का मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मूलधन है। तो मूलधन से मिश्रधन कितना अधिक है, 920 माइनस 800 अगर आप कीजिएगा 920 माइनस 800 तो देखिए आपको कितना प्राप्त होता है 120, यानी कि 3 साल में आपको प्राप्त हो रहा है कितना 120 रुपया। तो 3 साल में अगर 120 रुपया, ठीक है, तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में आपको प्राप्त हो गया 40, तभी तो 3 साल में 4 12 यानी कि 120 रुपया। तो 1 साल में अगर आपको प्राप्त हो रहा है 40, यानी कि आपका साधारण ब्याज 1 साल का कितना हो जा रहा है 40 रुपया, ठीक है। तो देखिए 40 रुपया 800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 40 बट्टा 800 गुना 100 अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 00 से 00 8 बचे 40, यानी कि 5% ब्याज की दर रखी गई है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसको 3% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो 5 में अगर हम 3% ऐड कर देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है 8%, ठीक है, 8%। अब देखिए 8%, तो 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना अटती है 24%, ठीक है। तो 800 का अगर हम डायरेक्ट 124% निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, विजन निकल जाएगा। देखिए 1 साल में 8%, तो 3 साल में अटती है 24%, ठीक है। तो अगर 800 का हम क्या निकालेंगे 24% निकाल के हम 800 में जोड़ दें, या फिर हम डायरेक्ट 800 का 124% निकालें। देखिए 800 का अगर हम डायरेक्ट 124% निकालें, ये 124 में क्या क्या जुड़ा हुआ है 100 प्लस 24, ठीक है, 100% प्लस 24%। ये 100 क्या है, ये 100 है मेरा मूलधन, क्योंकि जो भी संख्या है अपने आप में 100% होता है। तो ये क्या है 100%, तो ये 24 क्या है मेरा ब्याज का दर है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है 800 का 124% अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 124 गुना 8 कितना हो गया 8 चौके 32 और 12 8 96 और 3 99, यानी कि 992 रुपया। यानी कि टोटल हमें 3 साल के बाद अगर हम 3% जो उसका दर है वो एक्सटेंड करते हैं यानी कि बढ़ा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 992 रुपया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि ये मेथड आपको समझ आई होगी।